स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर डालता है, भले ही हम रोज उस पर सोचते ना हो। यह है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी नींव, मतलब मैक्स वेबर का वो मशहूर नौकरशाही मॉडल। बिल्कुल, ये एक क्लासिक मॉडल है ना? 100 साल पुराना, पर आज भी अगर आप देखें तो भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी यही है। हाँ। और आज की जो हमारी चर्चा है वो कुछ गहन नोट्स पर आधारित है। हम देखेंगे कि भाई ये मॉडल आज के भारत में कितना प्रासंगिक है, इसकी क्या कहते हैं सीमाएं क्या हैं, और हाँ, इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी ये शब्द सुनते ही कई बार दिमाग में वो लाल फीताशाही, देरी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ऐसी छवि आती है। हाँ, आती है। पर क्या ये पूरी कहानी है? तो चलिए जरा खोलते हैं इसे। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेबर का ये मॉडल भारत के लिए इतना जरूरी क्यों रहा है। मतलब इसकी ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे इतनी मजबूत नींव बनाती हैं? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात है इसका कानूनी तर्कसंगत आधार, लीगल रैशनल जिसे कहते हैं। लीगल रैशनल, हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शक्ति या अधिकार किसी व्यक्ति में नहीं है, कुर्सी में है, पद में है, ऑफिस में। अच्छा। तो सारे काम जो हैं वो तय नियमों और कानूनों के हिसाब से ही चलेंगे, किसी की मर्जी से नहीं। इसी को हम कहते हैं कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। यानी अधिकारी अपनी पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठकर सिर्फ नियमों को देखें, यही उम्मीद है उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी रही एक और चीज है औपचारिक दस्तावेजीकरण पर जोर, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, मतलब हर चीज लिखी होनी चाहिए। हाँ, हर प्रशासनिक कार्रवाई, हर फैसला, सब कुछ लिखित में दर्ज होता है। आप सरकारी दफ्तरों में सुनते हैं ना, नोटिंग चल रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है। हाँ। वो इसी का हिस्सा है। अब तो खैर ई ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ये डिजिटल भी हो रहा है। तो ये जो लिखना पढ़ना है, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं, इसका कुछ और भी मतलब है? हाँ, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये एक तरह से संस्थागत याददाश्त है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। और सबसे जरूरी, इससे जवाबदेही तय होती है। अच्छा। पता रहता है ना कि कौन सा फैसला क्यों लिया गया, किस आधार पे लिया गया। सही है। और वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज, जी। जैसे पासपोर्ट बनवाने में या लाइसेंस लेने में, बिल्कुल। वो भी इसी का हिस्सा है। वो तय प्रक्रियाएं हैं। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि हर नागरिक को सेवा एक जैसे तरीके से मिले, उसमें समानता हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और ये भी पता हो कि क्या उम्मीद करनी है, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी हो। इससे मनमानापन कम होता है। अच्छा, ये तो हुई नियमों और प्रक्रियाओं की बात। अब अगर इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वेबर का असर कैसे दिखता है? यहाँ आप देखिए, दो मुख्य चीजें हैं। पहला तो है स्पष्ट पदानुक्रम, हायरार्की। हायरार्की, हाँ। मतलब एक टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर। जैसे केंद्र सरकार में आप देखें, सेक्रेटरी से लेकर नीचे सेक्शन ऑफिसर तक एक पूरी चेन होती है। जी। इससे अधिकार और जिम्मेदारी की लाइनें बिल्कुल साफ होती हैं। पता होता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी है। एक तरह की सीढ़ी जैसी व्यवस्था है ना, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर काम करती है। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा बड़ा तत्व है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, वो कैसे? मतलब प्रशासन को अलग अलग विशेष कामों के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, शिक्षा अलग, रक्षा का काम अलग मंत्रालय देखेगा। हाँ, बिल्कुल। हर विभाग अपने खास एरिया का एक्सपर्ट होता है और उसी से जुड़े काम देखता है। इससे जो बड़े और जटिल काम है ना, उन्हें संभालना आसान हो जाता है। और जो लोग इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं, मतलब अधिकारी, उनकी भर्ती कैसे होती है? उनके मैनेजमेंट में वेबर का क्या रोल है? यहाँ वेबर का शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान है योग्यता आधारित भर्ती का सिद्धांत, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। मेरिट बेस्ड, हाँ। ये अधिकारियों का चुनाव उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता के आधार पर हो, न कि किसी जान पहचान, सिफारिश या रिश्तेदारी से। जैसे अपने यहाँ यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम है, वो इसी का उदाहरण हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये खुली कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। ये पक्का करती है कि देश की जो बेस्ट प्रतिभा है उसे प्रशासन में आने का मौका मिले। और फिर जब चुन लिए जाते हैं तो उनकी व्यावसायिकता और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग। उन्हें बाकायदा सिविल सर्विस को एक करियर के तौर पर अपनाने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे LBSNA में ट्रेनिंग होती है। हाँ, मसूरी में। जी।
और बाद में भी आपने शायद आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का नाम सुना हो। हाँ, सुना है। वो भी इसी का हिस्सा है, लगातार उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए। और इन सब नियमों का पालन हो, इसके लिए अनुशासन, डिसिप्लिन का भी कुछ सिस्टम होगा? हाँ, बिल्कुल होता है। इसके लिए औपचारिक आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है। अच्छा। ये नियम बताते हैं कि भाई अधिकारियों से किस तरह के प्रोफेशनल बर्ताव की उम्मीद है और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है। इसमें एक और सिद्धांत है, अव्यक्तिगता का, इम्पर्सनैलिटी। ये सुनने में थोड़ा ठंडा सा लगता है, मशीनी जैसा। इसका क्या मकसद है? हाँ, सुनने में शायद लगे, पर इसका मकसद बहुत जरूरी है। अव्यक्तिगतता का मतलब है कि अधिकारी अपने व्यक्तिगत भावों, अपनी पसंद नापसंद, अपने पूर्वाग्रहों, इन सब से ऊपर उठें और पूरी तरह से नियमों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष होकर फैसले लें। किसी के लिए खास झुकाव या किसी के खिलाफ कोई बैर ऐसा ना हो। अच्छा, सबके साथ एक जैसा बर्ताव, नियमों के दायरे में। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये भी बहुत सुना है। हाँ, सिविल सेवकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी चुनी हुई सरकार है उसके प्रति निष्ठावान रहें, उसकी नीतियों को लागू करें, लेकिन किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़े। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर प्रशासन की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए, चुनावों के टाइम पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होता है ना। हाँ, बिल्कुल। उसे लागू करने में नौकरशाही की भूमिका इसी तटस्थता का एक अच्छा उदाहरण है। तो कुल मिला के सारे सिद्धांत, कानून का राज, हायरार्की, मेरिट, डॉक्यूमेंटेशन, अव्यक्तता, तटस्थता, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो स्थिर रहे, स्टेबल रहे और निरंतर चलता रहे, कंटिन्यूअस हो। राजनीतिक बदलाव हो भी तो भी प्रशासन का काम ना रोके। एकदम सही कहा आपने। यही वेबेरियन मॉडल की स्थायी प्रासंगिकता है। ये भारतीय प्रशासन का वो ढांचा है, वो कंकाल है जिसने देश को एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था दी है। ये तो ही इसकी मजबूती की बात, इसके प्लस पॉइंट्स। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, नौकरशाही की अपनी दिक्कतें भी हैं, इसकी आलोचना भी खूब होती है। तो अब आते हैं उस पहलू पर। आज के समय में इस मॉडल की सीमाएं क्या हैं? क्यों अक्सर लोग इससे परेशान दिखते हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, सबसे आम शिकायत और शायद सबसे बड़ी भी वो है इसकी कठोरता, रिजिडिटी और नियमों और प्रक्रियाओं पर जरूरत से ज्यादा जोर, जिसे रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही। हाँ, वही लाल फीताशाही। कई बार ऐसा लगने लगता है कि नियमों का पालन करना अपने आप में ही लक्ष्य बन गया है, भले उससे काम में बहुत देरी हो रही हो या नतीजा ठीक नहीं निकल रहा हो। ये नियम कई बार एक मक्कड़ जाल की तरह बन जाते हैं ना, जिसमें काम बस उलझ कर रह जाता है। सोचिए, एक छोटे से लाइसेंस के लिए या किसी मंजूरी के लिए फाइल महीनों तक अलग अलग टेबलों पर घूम रही है। बस यही है लाल फीताशाही। बिल्कुल। और ये सिर्फ देरी की बात नहीं है, ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी धीमा कर देता है, जबकि वहां तो समय पर काम पूरा होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी समस्या इसी से जुड़ी हुई है, पदानुक्रम की कई परतें। हायरार्की जरूरी है, पर जब बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाती हैं तो वो डिसफंक्शनल हो जाती हैं। वो कैसे? हायरार्की तो व्यवस्था के लिए जरूरी बताई थी आपने। जरूरी है, लेकिन जब हर छोटी छोटी चीज कई लेवल से होके गुजरेगी तो फैसला लेने में बहुत वक्त लगता है। फाइलों का मूवमेंट एकदम धीमा पड़ जाता है। अच्छा। और एक और दिक्कत होती है, विभागों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, हर डिपार्टमेंट अपने अपने दायरे में, अपने साइलों में काम करने लगता है। और ये दिक्कत तब तो और बढ़ जाती होगी जब फटाफट एक्शन लेने की जरूरत हो, जैसे कोई आपदा आ गई, कोई इमरजेंसी हो गई। हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थितियों में ये मॉडल उतना कारगर नहीं रह पाता। जहां तुरंत फैसले चाहिए, आपसी तालमेल चाहिए, वहां ये जो बहुत सारे लेवल्स हैं और नियमों की जो प्रक्रिया है, वो रुकावट बन सकती है। अगर हम आम नागरिक के नजरिए से देखें तो क्या ये मॉडल वाकई नागरिक केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक है? यहीं पर इसकी एक बहुत बड़ी कमी दिखती है, मुझे लगता है। ये मॉडल अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं और नियमों के पालन पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि नागरिक की संतुष्टि, सिटीजन सेटिस्फैक्शन या सेवा का असल नतीजा क्या रहा, आउटकम क्या रहा, वो अक्सर पीछे छूट जाता है।
और वो जो अव्यक्तिकता का सिद्धांत था ना, हाँ, जो निष्पक्षता के लिए था। हाँ, जिसे निष्पक्षता के लिए बनाया गया था, उसे आम आदमी कई बार प्रशासनिक उदासीनता समझ लेता है, एपैथी। या असंवेदनशीलता, सहानुभूति की कमी। लोगों को लगता है कि भाई ये अधिकारी तो बस नियम बता रहे हैं, हमारी परेशानी समझ ही नहीं रहे। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर सिर्फ नियम कायदे बताए, हमदर्दी ना दिखाए। हाँ, कुछ वैसा ही। नियम जरूरी हैं, पर सिर्फ नियमों के पीछे छिप जाना वो लोगों को पसंद नहीं आता। और जवाबदेही का क्या? अकाउंटेबिलिटी। नियम तो अकाउंटेबिलिटी के लिए थे, पर क्या वो बचाव का रास्ता ही बन जाते हैं? हाँ, ये एक अजीब सा विरोधाभास है। कई बार अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अच्छा। हमने तो नियम का पालन किया, ये कहकर वो नतीजों की जिम्मेदारी लेने से बच सकते हैं। इससे क्या होता है, एक रिस्क न लेने वाली सोच बढ़ती है, रिस्क अवर्जन, और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाली मानसिकता, स्टेटस को। मतलब कोई नई पहल करने से, प्रोएक्टिव होकर प्रॉब्लम सॉल्व करने से लोग हिचकते हैं। हाँ, क्योंकि डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो नियमों के उल्लंघन में ना फंस जाएं, तो फिर नया करने की, इनोवेशन की गुंजाइश कम हो जाती है। और परफॉर्मेंस का क्या? क्या अच्छे काम को पहचानने और उसे रिवॉर्ड करने का कोई मजबूत सिस्टम है? इसकी भी कमी दिखती है। जब सारा जोर प्रक्रिया और नियमों पर हो, तो फिर अच्छे प्रदर्शन या कुछ नया करने को कैसे ठीक से आंका जाए और कैसे उसे पुरस्कृत किया जाए, ये मुश्किल हो जाता है। प्रमोशन भी अक्सर आप देखेंगे तो सीनियरिटी के आधार पर ज्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस के बजाय। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो आज की दुनिया तो बहुत बदल रही है। इनोवेशन की बात है, पीपीपी मॉडल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजिटल गवर्नेंस आ रहा है, एआई की बातें हो रही हैं। ऐसे में ये 100 साल पुराना नियमों में बंधा ढांचा कितना फिट बैठता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। इसकी जो बनावट है, जो सख्त है, नियमों पर आधारित है, वो कल्चर कई बार रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को या कुछ नया प्रयोग करने को, एक्सपेरिमेंटेशन को हतोत्साहित करता है। और जो नई तरह की व्यवस्थाएं आ रही हैं, जैसे आपने कहा पीपीपी, उसमें तो लचीलापन चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, या जो बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी, उसकी जो रफ्तार है, या फिर डिजिटल और एआई पर आधारित गवर्नेंस की जो ज़रूरतें हैं, उनके साथ ये पारंपरिक मॉडल का तालमेल बैठाना आसान नहीं है। इसमें एक और एंगल है जो अक्सर सुनने में आता है, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वैसे तो सिद्धांत तटस्थता का है, पर क्या असल में वो हो पाता है? ये एक बहुत गंभीर चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हम सुनते हैं मनमाने ढंग से तबादले हो जाते हैं, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव होता है। हाँ। ये सब नौकरशाही की निष्पक्षता को भी कमजोर करता है और उनके मनोबल को भी गिराता है। ये तो वेबर का जो मूल सिद्धांत था तटस्थता का, उसी पर सीधी चोट है। और अगर हम थोड़ा पीछे देखें इतिहास में, तो जो उदारीकरण से पहले का दौर था, जिसे परमिट कोटा राज कहते थे, क्या उसकी जड़ें भी इसी तरह की नौकरशाही में थी, जिसका काम कंट्रोल करना ज्यादा था? हाँ, काफी हद तक। उस दौर में नौकरशाही की भूमिका मुख्य रूप से नियंत्रण की थी, रेगुलेशन की थी, न कि बिजनेस को या इंडस्ट्री को सुविधा देने की, फैसिलिटेशन की, या उन्हें सक्षम बनाने की, इनेबलमेंट की। अच्छा। तो वो जो वेबेरियन ढांचा था, वो उस कंट्रोल वाली भूमिका के लिए शायद ठीक था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था बदली, जरूरतें बदली, तो उसे भी बदलना पड़ा। तो ये तो साफ है कि वेबर का मॉडल एक बुनियाद तो है, पर उसमें दरारें भी हैं, और वो आज की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। तो ऐसे में सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? हमारे पास जो नोट्स हैं, उनमें कुछ खास सुधारों का जिक्र है। जी हाँ, सरकार इन सीमाओं को पहचानती है, और पिछले कुछ सालों में आप देखें तो कई महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं। एक बहुत बड़ा कदम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, हाँ। ये सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण का, कैपेसिटी बिल्डिंग का एक नेशनल प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य है कि नौकरशाही सिर्फ नियम आधारित ना रहे, रूल बेस्ड ना रहे, बल्कि भूमिका आधारित बने, रोल बेस्ड बने, और योग्यता संचालित हो, कॉम्पिटेंसी ड्रिवन हो। मतलब सिर्फ नियमों का ज्ञान काफी नहीं है, बल्कि जो काम करना है उसके लिए सही स्किल और सही एटीट्यूड भी डेवलप करना है, भविष्य के लिए तैयार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, ई गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया जिसे हम कहते हैं। हाँ। इसके तहत बहुत सारे प्रयास हैं, जैसे ई ऑफिस है, जिससे फाइलों का मूवमेंट डिजिटल और तेज हो, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, कागजी कार्रवाई कम होती है और नागरिकों तक सीधी पहुंच बनती है।
और वो जो विभागों के बीच तालमेल की कमी की बात थी, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी उसमें भी कुछ मदद कर सकती है? हाँ, कर सकती है। जब एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो विभागों के बीच जानकारी साझा करना, कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। वो जो साइलो में काम करने वाली बात थी ना, वो कम हो सकती है। एक और सुधार जिसका जिक्र होता है वो है लैटरल एंट्री, मतलब बाहर से प्राइवेट सेक्टर या एकेडेमिया से विशेषज्ञों को सीधे सीनियर पदों पर लाना। इसका क्या मकसद है? इसका मुख्य मकसद है सरकार में नई तरह की विशेषज्ञता लाना, नया अनुभव लाना और अलग-अलग नजरिए लाना। अच्छा, मान लीजिए कोई तकनीकी क्षेत्र है या आर्थिक मामला है, तो बाहर के जो अनुभवी लोग हैं उन्हें सीधे नीति निर्माण के लेवल पर, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लाने से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल सकता है जो शायद पारंपरिक सिविल सर्विस के नजरिए से अलग हो। और नागरिकों पर फोकस बढ़ाने के लिए सिटीजन सेंट्रिसिटी, वो जो उदासीनता वाली छवि है, उसे बदलने के लिए क्या हो रहा है? इसके लिए सेवोत्तम मॉडल जैसे फ्रेमवर्क लाए गए हैं। ये सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी पर, सिटीजन चार्टर पर और शिकायतों के निवारण पर जोर देते हैं। अच्छा, लक्ष्य यही है कि सरकारी विभाग नागरिकों की जरूरतों को लेकर ज्यादा संवेदनशील बने, ज्यादा रिस्पॉन्सिव हों और जवाबदेह भी। पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करें तो सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट 2005 का जिक्र जरूर आता है। ये कितना असरदार रहा है? आरटीआई तो यकीनन एक बहुत ही शक्तिशाली टूल साबित हुआ है। इसने आम नागरिक को ये हक दिया है कि वो सवाल पूछ सके, सरकारी जानकारी हासिल कर सके। इससे प्रशासन में काफी हद तक खुलापन आया है। वो जो एक पर्दा पड़ा रहता था, गोपनीयता की संस्कृति थी, वो टूटी है। जी। इसके अलावा CPGRS जैसा ऑनलाइन पोर्टल है। हाँ, शिकायत निवारण के लिए। जी, जहां नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे विभागों पर भी दबाव बनता है कि समय पर समाधान करें। और परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक किया जा रहा है और कैसे सुधारा जा रहा है? वो सीनियरिटी की जगह परफॉर्मेंस को लाने की बात थी। हाँ, उस दिशा में भी कुछ कदम है। जैसे एक स्पैरो सिस्टम है जो अधिकारियों की जो सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, APAR, उसे ऑनलाइन और ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश है। अच्छा। इसके साथ ही एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, GGI। ये राज्यों को उनके शासन के नतीजों के आधार पर, आउटकम्स के आधार पर रैंक करता है। राज्यों के बीच मुकाबला। हाँ, इससे राज्यों के बीच एक तरह की होड़ लगती है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये अच्छी बात है। तो मतलब फोकस अब सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं है बल्कि नतीजों पर भी आ रहा धीरे धीरे। हाँ, कोशिश यही है। और इसी तरह जो बड़े प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं उनमें तेजी लाने के लिए प्रगति जैसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री खुद उनकी समीक्षा करते हैं। और व्यापार को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे पुराने गैर जरूरी कानूनों को हटाया जा रहा है या सरल किया जा रहा है। ये सब मिलकर कोशिशें हैं कि नौकरशाही ज्यादा कुशल बने, एफिशिएंट बने और परिणाम उन्मुख हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या हम ये कहें कि वेबर का मॉडल अब पुराना हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। देखिए, निचोड़ ये है कि मैक्स वेबर का मॉडल आज भी भारतीय प्रशासन का वो बुनियादी ढांचा है, वो कंकाल है। वो हमें कानून का शासन देता है, स्थिरता देता है, योग्यता का सिद्धांत देता है, निरंतरता देता है। ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनके बिना इतने बड़े और विविध देश का प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये भी सच है कि ये कंकाल अब थोड़ा मतलब आज की जरूरतों के हिसाब से कुछ जगहों पर कमजोर पड़ रहा है। आज की तेज रफ्तार दुनिया के लिए पूरी तरह से फिट नहीं है। बिल्कुल, उसकी जो बनावट है वो 20वीं सदी की है। उसकी जो कठोरता है, नियमों पर जो अत्यधिक निर्भरता है और कई बार जो अव्यक्तिकता दिखती है, ये सब मिलकर एक पिंजरे जैसा माहौल बना देते हैं। एक केज? हाँ, एक पिंजरा। हाँ। और ये पिंजरा 21वीं सदी के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जैसे रफ्तार, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, नयापन, इनोवेशन और सच्ची नागरिक केंद्रितता, उनको कहीं ना कहीं रोकता है, बाधित करता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इसका हल क्या है? हल इसे पूरी तरह से नकार देने में नहीं है। हल है एक संतुलित संश्लेषण खोजने में, एक बैलेंस्ड सिंथेसिस। बैलेंस्ड सिंथेसिस मतलब ये कि वेबर के जो मूल अच्छे सिद्धांत हैं, जैसे मेरिट, नियम कानून का पालन, प्रोफेशनलिज्म, उन्हें तो बनाए रखना ही होगा। वो नींव हैं, लेकिन साथ ही इसकी जो कमजोरियां हैं, जो सीमाएं हैं, उन्हें लगातार दूर करना होगा।
जैसे मिशन कर्मयोगी, डिजिटल इंडिया, लैटरल एंट्री, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सुधारों के जरिए। यानी लक्ष्य एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का है जो वेबर की मजबूत बुनियाद पर तो खड़ी हो, लेकिन वो ज्यादा लचीली हो, ज्यादा जवाबदेह हो, ज्यादा इनोवेटिव हो और हाँ, नागरिकों की जरूरतों को लेकर ज्यादा संवेदनशील भी हो। बिल्कुल सही। एक ऐसी ही व्यवस्था जो आज के भारत की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा कर सके। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है मुझे कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एल्गोरिदम पर आधारित फैसले लेने का चलन प्रशासन में बढ़ेगा। हाँ, ये तो हो ही रहा है। जहां फैसले शायद और भी ज्यादा डेटा पर आधारित होंगे और शायद और भी ज्यादा अव्यक्तिक हो सकते हैं, तो क्या तब हमें इस मानवीय स्पर्श को, मतलब सहानुभूति को, विवेक को, कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता को बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा सोच समझकर कोशिश करनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये शायद वेबर के उस मूल अव्यक्तिकता वाले आइडिया से थोड़ा अलग सोचने जैसा होगा, पर शायद भविष्य के लिए जरूरी हो जाए। इस पर वाकई सोचना चाहिए। तो आज हमने मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल और भारतीय प्रशासन में उसकी जगह को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे वो आज भी जरूरी है, लेकिन किन चुनौतियों से गुजर रहा है और कैसे सुधारों के जरिए उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, हमने उसकी जो स्थायी प्रासंगिकता है, जो उसकी सीमाएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए जो महत्वपूर्ण सरकारी कोशिशें हो रही हैं, उन पर विस्तार से बात की। और ये समझना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था का सीधा असर देश के विकास पर और हम सभी नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसकी भी इसी तरह तह तक जाने की कोशिश करेंगे।